ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल हो, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता। आखिर यहाँ पर इंसान क्यों नहीं बस सकते? चलिए ये जानने के लिए हम आज आपको अंटार्कटिका की तरफ लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा बर्फीला कॉन्टिनेंट है जहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री तक चला जाता है और इसके अलावा 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 51 मिलीलीटर ही बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई सौ साल से बहुत सी कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का आप ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है और इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है। ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? इस बर्फ की तह के नीचे आखिर है क्या, और क्यों सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ मिस्ट्रीज और साथ ही में उसकी खोज भी करेंगे कि अंटार्कटिका को आखिर किसने डिस्कवर किया था। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि इसके नीचे आखिर है क्या और कौन से राज छुपे हैं। दुनिया की सुपर पावर्स क्यों अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहते हैं? अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र कई हजार साल पहले ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जिसके मुताबिक जमीन गोल है, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई कि जिसमें ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन पर रहने वाले मवारी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे। उनकी पुरानी कहानियों में ऐसे ही बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। अगर रिकॉर्ड हिस्ट्री में देखें तो ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिका सर्कल क्रॉस करके एग्जैक्ट अंटार्कटिका पहुंचा था। वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप का वापस टर्न ले लिया। अंटार्कटिका तो उसे नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए। समंदर के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस कॉन्टिनेंट के पास पहुंचना इतना खतरनाक है कि बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान यहाँ तक आ सके। इसके बाद बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। और फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए इन सब कंट्रीज के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, लग रही थी और हर कंट्री आने वाली सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसीलिए एक्सप्लोरेशन अरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन वैलेंस को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर चक्कर लगाए ताकि नई कंट्री और कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया जाए। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन को गलत साबित किया। उसने सदर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत ही करीब से देखा। हालांकि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान था जिसने अंटार्कटिका को देखा था। 1900 और 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका की तरफ रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ने 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे बढ़ा, मगर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ क्योंकि स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए थे और उन
उन सब की मौत हो गई। वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयर फोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए। यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज होना शुरू हो गईं। सबसे पहली और बड़ी डिस्कवरी ये है कि किसी ज़माने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक जंगलात की फॉसिलाइज्ड वुड्स मिली। इससे ये पता चलता है कि तकरीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट के फॉसिल्स मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में हुआ करते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्ट्रीज डिस्कवरी ये थी, इस 3 किलोमीटर के बर्फ के नीचे 400 लेक भी हैं जिनका अपना ही एक इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, जैसे कि बड़े बड़े स्पाइडर, सीज थ्रो, जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत ही सालों तक मुश्किल में डाले रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। अगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए भी है कि इस चश्मे में बहुत सी सॉल्टी लेक से पानी आता था जिस पर अब कई फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है और ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका रंग बिल्कुल जंग जैसा हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज भी रिकॉर्ड की गई हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इन्हें एलियन यूएफओ भी कहते हैं। वहीं बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस हैं जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका हिडन पॉलिटिकल फ्रंट, जिससे बहुत ही कम लोग अवेयर हैं, जहां पूरी दुनिया दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है। वहीं पर अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन सिर्फ अंटार्कटिका पर एक्सपीडिशन भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां पर मल्टीपल रिसर्च स्टेशन भी सेटअप किए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना होगा। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैलेंस के नेचुरल गैस के और ऑयल के रिसोर्सेज हैं, लेकिन चाइना और दूसरी कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में न्यूडीमियम, प्रेसियोडीमियम, टर्बियम, डिस्पोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स रिसोर्सेज डिस्कवर हुए हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज होते हैं। और फिर क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को पावर करने वाली एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो फिर इन मिनरल्स की डिमांड्स ऑयल और गैस से भी ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिक कार्स, आयरन और बैटरीज ही अब फ्यूचर हैं और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशन है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में सदर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन इमिशन सदर्न ओशन ऑब्जर्व करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन के साथ इसकी इम्पोर्टेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने भी अब बाहर आ रहे हैं, जिन समंदरों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अभी भी बहुत सी स्टडीज चल रही हैं। हु नोज
کہ آنے والے ٹائم میں اور کیا مسٹریز چیزیں انٹارکٹیکا کے بارے میں ڈسکور ہوں گی۔ تو یہ تھے وہ سارے سورسز جس کو ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کنسلٹ کیا ہے۔ تو انٹارکٹیکا کی یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔